नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ हिंदी साहित्य के इस कक्ष में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके आरोह भाग 1 में संकलित यात्रा वृतांत स्पीति में बारिश। इसके लेखक हैं कृष्णनाथ। कृष्णनाथ जी एक ऐसे यायावरी लेखक हैं जिनका लिखा दुनिया पढ़ती है, जो हृदय से लिखते हैं, हृदय पर अमिट छाप छोड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं, इसलिए तपस है, धुआं है, यानी इच्छा है जान लेने की, पहचान लेने की। लद्दाख में राग विराग अपनी अनेक कृतियों के माध्यम से, अनेक ऐसी सुक्तियों के माध्यम से लगातार जीवंत बने रहने का सामर्थ्य कृष्णनाथ जी में है। सबसे पहले लेखक परिचय। कृष्णनाथ जी का जन्म सन 1934 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। काशी विद्यापीठ में आपने अध्ययन किया और वहीं पे आप अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे। अर्थशास्त्र के गुत्थियां सुलझाते सुलझाते कब आपका ध्यान समाजवाद की तरफ चला गया, बौद्ध दर्शन की तरफ चला गया, पता ही नहीं लगा। समाजवाद के प्रति आपके रुझान के कारण आपने अनेक प्रकार की रचनाएं लिखी। बौद्ध दर्शन का आपने बहुत गहरा अध्ययन किया और अनेक कृतियां उससे संबंधित भी आपकी देखी जा सकती हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आपने अपनी पहचान बनाई। कल्पना, जो हिंदी की बहुत यशस्वी और प्रसिद्ध पत्रिका है, आपने उस पत्रिका का संपादन किया। आपने अंग्रेजी की पत्रिका मैनकाइंड का संपादन किया। इस प्रकार अनेक भाषाओं में आप निष्णांत रहे। आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, जिनकी पंक्तियां मैंने आप लोगों के समक्ष अभी प्रस्तुत की थी, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, जिसका एक अंश आज हम पढ़ेंगे, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली, हिंदी और अंग्रेजी में अनेक पुस्तकों का संपादन। आपको लोहिया सम्मान प्राप्त हुआ। आपकी रचनाओं में बौद्ध दर्शन, समाजवाद, प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, मानवीय संवेदनाओं की पुकार सुनाई देती है। आपने देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया और वहाँ के सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक अनेक संस्मरण यात्रा वर्णन लिखे। आपकी यात्रा वृतांत सहज ही लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। आपको लोहिया सम्मान भी प्राप्त हुआ। ऐसे ही यशस्वी लेखक की एक बहुत प्रसिद्ध रचना स्पीति में बारिश, जो एक यात्रा वृतांत है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। दरअसल स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक इस पाठ के माध्यम से स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि परस्पर कैसे ये सभी चीजें एक दूसरे से संबंधित हैं। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। इन्हीं सभी बातों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए लेखक अपना प्रसिद्ध यात्रा वृतांत स्पीति में बारिश लिखते हैं। तो सबसे पहले पाठ का सार। यह एक लंबा यात्रा वृतांत है। यह पाठ, जैसा मैंने प्रारंभ में आपको बताया, एक यात्रा वृतांत है।
स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है स्पीति। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका नाम कम रहा है। आजकल संचार के आधुनिक साधन उपलब्ध हो जाने के कारण यद्यपि संपर्क कर पाना बहुत आसान है, पर पूर्व में इस स्थान पर पहुंचना बहुत कठिन रहा है। केलंग और गाजा के बीच केवल वायरलेस सेट के माध्यम से ही तब संबंध हो पाता था, और यदि वहाँ के लोग विद्रोह भी करना चाहें तो भी, यद्यपि उनके संस्कार इस प्रकार के कभी रहे नहीं, केलंग के बादशाह के पास सिवाय वायरलेस पर संदेश भेजने के और कोई उपाय नहीं था। स्पीति के लोग अपनी संरक्षा और सुरक्षा के लिए भी बड़ी गजब की तकनीक अपनाते हैं। जोरावर सिंह ने जब उन पर हमला किया तो उनसे बचने के लिए उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। वे अपना स्थान छोड़कर चले गए और जैसे चाहता था जोरावर सिंह ने वहाँ के मठों को लूटा। इस प्रकार स्पीति में रहने वाले लोगों की शांत प्रियता को जाना जा सकता है कि वे लोग कितने शांत और सहज हैं। स्पीति की जनसंख्या लाहौल से बहुत कम है। 1901 में यहाँ 3221 लोग रहते थे। अब यहाँ 34,000 लोग रहते हैं। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जनसंख्या प्रति वर्ग मील बहुत कम है। भारत को यहाँ का प्रशासन ब्रिटिश राज से मिला। अंग्रेज़ों ने 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से यहाँ का प्रशासन लिया ताकि वे पश्चिम तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में जा सकें। लद्दाख मंडल के समय यहाँ का शासन स्थानीय राजा नोनो द्वारा चलाया जाता था। अंग्रेजी काल में कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से नोनो काम करता था और स्थानीय लोग इसी को अपना राजा मानते रहे हैं। 1873 में स्पीति रेगुलेशन में लाहौल व स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। यहाँ पर अन्य कानून लागू नहीं होते। यहाँ के नोनों को मालगुजारी इकट्ठा करने तथा छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमे पर फैसला करने का अधिकार है। 1960 में इस क्षेत्र को पंजाब राज्य में मिला दिया गया और 1966 में जब हिमाचल प्रदेश बना तो इसे उसके उत्तरी छोर का एक जिला बनाया गया। स्पीति में चारों तरफ पहाड़ हैं। इसकी मुख्य घाटी में स्पीति नदी है और यह क्षेत्र अत्यंत बीहड़ और वीरान है। यहाँ लोग रहते कैसे हैं? ये लोग लगभग 8-9 महीने देश के बाकी हिस्सों से अलग रहते हैं और 8-9 महीने देश के अन्य हिस्सों से अलग रहकर यह किस प्रकार जीवन यापन करते हैं, लेखक लिखते हैं, किसी भी तर्क से इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। यहाँ लोग किस कारण से रहते हैं, यह तर्क से परे की स्थिति है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से अधिक ऊंचे और भव्य नंगे हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। यहाँ हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है और व्यथा है। स्पीति मध्य हिमाचल की घाटी है। यह हिमालय का तलुआ है। समुद्र की तह से 10,535 फीट ऊंचा है तो स्पीति 12,986 फीट ऊंचा है। दो चोटियां 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। इन्हें बरालचा श्रेणियां कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियां कहते हैं। शायद बौद्धों के माने मंत्रों के नाम पर इनका नामकरण किया गया। बौद्धों का बीज मंत्र का यहाँ इतना अधिक उच्चारण हुआ कि लेखक मानते हैं कि इन्हें उसी के आधार पर नाम दिया जाना चाहिए। स्पीति के पार
बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। लेखक चोटियों से होड़ लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन लेखक मानते हैं कि युवाओं को यहाँ आना चाहिए। वृद्ध लामाओं के मंत्र जाप ने इन पहाड़ों को बूढ़ा कर दिया है। अगर बाहर से युवा सैलानी इन ऊंचाइयों को चुनौतियां देते हैं और ऊपर जाने का सामर्थ्य प्रदर्शित करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के क्षेत्र में जीवंतता आएगी और जागृति फैलेगी। ये पहाड़ भी उन लोगों के उत्साह से, ऊर्जा से जवान हो जाएंगे। स्पीति में बहुत अधिक ऋतुएं नहीं होती। जहाँ देश में 6 ऋतु होती है, वहीं स्पीति में मुश्किल से 2 ही ऋतुएं होती हैं। जून से सितंबर तक अल्पकालीन वसंत ऋतु और शेष वर्ष केवल शीत ऋतु होती है। बसंत में और जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत ऋतु में तो यह 8 डिग्री सेंटीग्रेड औसत होता है। वसंत में दिन गर्म और रात ठंडी होती है। यदि आप दरवाजे खोलते हैं तो इतनी ठंडी हवा आती है कि पूरे शरीर में सूल से चुभते हैं। यहाँ मानसून की पहुँच नहीं है, बरखा बाहर नहीं है। कालिदास को अपने ऋतुसंहार ग्रंथ से वर्षा ऋतु का वर्णन यहाँ के संदर्भ में हटाना होगा। यहाँ पहाड़ों का पानी नालियों के माध्यम से पहुँचता है और जंगलों में जो हरियाली और वियोगिनी स्त्रियों के गीत आप सुनते हैं वे यहाँ उपलब्ध नहीं हैं। पानी की कमी के कारण, बारिश की कमी के कारण स्पीति में जो फसलें होती हैं वो बहुत कम होती हैं। यहाँ केवल जौ, गेहूँ और मटर की फसल होती है। सिंचाई के जो साधन हैं वह पहाड़ों पर बहने वाले केवल झरने हैं। इन झरनों के माध्यम से ही वहाँ सिंचाई हो पाती है। तो लगभग वे चीज़ें जो वर्षा, भूमि का उपजाऊपन, मनुष्य के जीवन के लिए ज़रूरी हैं, उनका नितांत स्पीति में अभाव है। लेखक एक दिन पाते हैं कि जब वे डाक बंगले में हैं तो वहाँ बारिश आती है। बारिश की बूंदें वहाँ के लिए बहुत सुखद हैं, जीवनदायिनी हैं। इसलिए लोग प्रसन्न होकर लेखक से कहते हैं कि आप लोगों का आना हमारे लिए बहुत सुखद संयोग है कि आपके आने से यहाँ बारिश हुई है। इस प्रकार लेखक बहुत ही आत्मीयता के साथ, सहज शब्दावली के साथ अपने इस यात्रा वृतांत को हमारे सामने रखते हैं। लेखक ने जो तथ्य दिए हैं उनसे इस यात्रा वृतांत की गरिमा बढ़ जाती है। अब हम पाठ में आए हुए महत्वपूर्ण शब्दार्थ देखेंगे। शब्द छवि, अलंघ्य जिसे लांघा या पार न किया जा सके, स्वायत्त स्वतंत्र, अतर्क्य तर्क न करने योग्य, आर्तनाद दर्द भरी ऊंची आवाज, स्वर में दुख का ज्ञापन या सहायता की पुकार, पीर पंचाल एक पर्वत श्रृंखला, महात्म्य महिमा गौरव, कुवत बल शक्ति, 6 ऋतुएं 6 ऋतुएं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, तुषार, हिम, बर्फ, दुंग छेन एक तरह का वाद्ययंत्र, महाशंख जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण गद्यांशों का वाचन और उनकी व्याख्या हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले वाचन। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही है। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल,
कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है, तब भी प्राय स्वायत्त रही है। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। गद्यांश की व्याख्या करते समय आपको पता है, सबसे पहले प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी आरोह भाग 1 हिंदी की पाठ्यपुस्तक में संकलित यात्रा वृतांत स्पीति में बारिश से ली गई हैं। इनके लेखक कृष्णनाथ हैं और लेखक स्पीति क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास से हमें इन पंक्तियों के माध्यम से परिचित करवाते हैं। वे बताते हैं कि भूगोल के कारण ही यह क्षेत्र बहुत अधिक दुर्गम है, जिसके कारण इतिहास में इस क्षेत्र का वर्णन बहुत कम मिलता है। गद्यांश की व्याख्या के दौरान भी हमें विशेष के अंतर्गत कुछ साहित्यिक विशेषताओं को अवश्य समाहित कर लेना चाहिए। जैसे भाषा की बात करें तो भाषा सहज, सरल, साहित्यिक, प्रसंगानुकूल है। यदि आप चाहें तो गद्यांश के विशेष के अंतर्गत शब्द चयन की, तत्सम तद्भव आदि शब्दावली की, विभिन्न भाषाओं की शब्दावली की, मुहावरे और लोकोक्तियों की बात भी कर सकते हैं। अब हम इसी पाठ का दूसरा गद्यांश देखते हैं। तो सबसे पहले गद्यांश का वाचन। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूं, न इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूं। वह एक बार लोसर में जो कर लिया तो बस है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएं और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें, उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत से यौवन में ही प्राप्त होता है। अहंकार का ही मामला नहीं है, ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। युवक युवतियाँ किलोल करें तो यह भी हर्षित हों। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है। वह इस युवा अट्टाहस की गर्मी से कुछ तो पिघलें। यह एक युवा निमंत्रण है। इस गद्यांश का प्रसंग भी पूर्ववत रहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 से संकलित है। स्पीति में बारिश यात्रा वृत्तांत से लिया गया है। इसके लेखक कृष्णनाथ हैं और लेखक स्पीति के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इन पंक्तियों के माध्यम से हमें देते हैं। लेखक बताते हैं कि यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, लेकिन केवल ऊंचे पहाड़ होने भर से लेखक का उनके प्रति मोह नहीं है। लेखक चाहते हैं कि युवा यहाँ आएं, यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण से लाभ उठाएं, यहाँ के पहाड़ों पर चढ़कर उनकी ऊंचाई को नीचा दिखाएं और इस प्रकार अपने साहस का, हौसले का परिचय दें। वे समान रूप से महिलाओं को और पुरुषों को आमंत्रित करते हैं। वे मानते हैं कि इस प्रकार के स्थल पर आने से मनुष्य का अपना अहंकार शमन भी होता है। साथ ही लेखक चाहते हैं कि यहाँ युवा बहुतायत में आएं, क्योंकि बूढ़े लामा जो बहुतायत मात्रा में वहाँ विद्यमान हैं, वे लगातार अपने आध्यात्मिक मंत्र जाप के माध्यम से उस क्षेत्र का आध्यात्मिक उत्थान तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी उपस्थिति उस क्षेत्र में युवा जोश नहीं भर पाती। तो लेखक चाहते हैं कि उस युवा अट्ठाहस को पैदा करने के लिए देश से युवाओं को वहाँ आना चाहिए, किलोल करना चाहिए और इसी के माध्यम से वहाँ के आर्तनाद को समाप्त किया जा सकता है। लेखक ने
उस दुर्गम इलाके की विषम परिस्थितियों को अपनी विशेष शैली के तहत बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है। भाषा सहज, बोधगम्य है और वर्णनात्मक शैली है। पाठ का अभ्यास कार्य, सबसे पहला पाठ के साथ इसमें प्रश्न है, इतिहास में स्पीति का वर्णन क्यों नहीं मिलता? इतिहास में स्पीति का वर्णन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि यह बहुत ही दुर्गम इलाका है। चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। 7-8 महीने ये देश दुनिया से कटा रहता है। यहाँ बर्फ का रेगिस्तान है। ऐसी स्थिति में इतिहास में इस स्थान का वर्णन मिलना अपने आप में कठिन है। इसलिए लेखक लिखते हैं कि इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? स्पीति में जीवन की ऐसी कौन सी कठिनाइयां हैं जो विराजमान नहीं हैं? वे वातावरण से जूझते हैं। बाहर के हमले यदि होते हैं तो उनका मुकाबला करने का सामर्थ्य उनमें नहीं है। बारिश वहाँ नहीं होती, फसलें वहाँ नहीं होती और ठंडे क्षेत्र में जीवन यापन के लिए लकड़ी जैसा ईंधन जो चाहिए वह भी वहाँ उपलब्ध नहीं है। लेखक कहते हैं कि किसी भी तर्क से इस बात को सिद्ध नहीं किया जा सकता कि स्पीति के लोग वहाँ क्यों रहते हैं। इससे उस दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कठिनाइयों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में इसलिए है क्योंकि इस बहुत ही पवित्र मंत्र का उच्चारण वहाँ लंबे समय तक होता आया है। ध्यान, चिंतन, मनन के लिए इस मंत्र ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। अतः लेखक को लगता है कि उसी के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? इस पंक्ति के माध्यम से लेखक युवाओं से आग्रह करते हैं कि उन्हें भी इस क्षेत्र में आना चाहिए। उन्हें भी वहाँ की परिस्थितियों को जानना और समझना चाहिए। यदि युवा वहाँ आएंगे, अटखेलियाँ करेंगे, अपनी ऊर्जा से इन पहाड़ों को अपनी ताकत से चुनौती देंगे तो ये पहाड़ भी जीवंत हो जाएंगे। यहाँ के सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में बदलाव आएंगे और वे बहुत ही सुखकारी होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? पाठ में लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है कि जब लेखक वहाँ मौजूद थे तो बारिश आई और उस बारिश के आने का श्रेय कहीं न कहीं वहाँ के निवासियों ने लेखक को दिया। इससे लेखक ने कहा कि वर्षा यहाँ एक घटना है क्योंकि लंबे समय तक वहाँ बारिश नहीं होती, बहुत कम वहाँ बारिश होती है। बारिश उनके लिए बहुत सुखकर है और कहीं न कहीं इसी प्रकार का सुख लेखक ने वहाँ पहुँचकर उन्हें दिया है। इसलिए लेखक कहते हैं कि वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। अगला प्रश्न है, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? स्पीति अन्य
पर्वतीय स्थलों से भिन्न है, क्योंकि अन्य पर्वतीय जो स्थल होते हैं उन पर फसलें होती हैं, आवागमन के अधिक साधन हैं, जनसंचार के अधिक साधन हैं, तो वहाँ जाने वाले लोगों को लगभग बड़े शहरों में मिलने वाली तमाम तरह की सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन स्पीति में इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। यहाँ यदि आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत आवश्यक है कि प्रकृति से सीधा जूझने का हौसला आप में हो। अतः लेखक अनेक ऐसी विशेषताएं फसल संबंधी, मौसम संबंधी, जल संबंधी हमें बताते हैं जो अन्य पर्वतीय स्थलों से स्पीति को अलग करती हैं। इसके बाद है पाठ के आसपास। पाठ के आसपास में पहला प्रश्न है, स्पीति में बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया गया है। आप अपने यहाँ होने वाली बारिश का वर्णन कीजिए। राजस्थान से लगे हुए हमारे इलाके में भी बारिश बहुत कम होती है। बारिश का आना हमारे लिए बहुत ही सुखकर होता है। बारिश जब आती है तो पेड़ों की कमी के कारण खेतों में बहुत कटाव हो जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता है। अनेक ऐसे लोग जिन्होंने जलमार्ग पर कब्जे कर लिए हैं, उनके मकान, आवास बारिश में विशेष रूप से गरीबों के बहुत क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो बारिश जहाँ अनेक लोगों के लिए सुखकर होती है, वहीं हमारे इलाके में कुछ लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनकर आती है। कई बार असमय आई हुई बारिश लोगों की, किसानों की फसल भी खराब कर देती है। स्पीति के लोगों और मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के जीवन की तुलना कीजिए। किनका जीवन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? पूरे यात्रा वृत्तांत को पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्पीति में जीवन बहुत कठिन है। मैदानी इलाकों में जीवन इतना कठिन नहीं है। मैदानी इलाकों में संचार के साधन उपलब्ध हैं, फसलें होती हैं, बारिश होती है, जनसंचार के तमाम साधन उपलब्ध हैं। इस प्रकार की कोई भी सुविधा हमें स्पीति में दिखाई नहीं देती। लेकिन स्पीति में रहने वाले लोग अपने उस क्षेत्र से इतना प्रेम करते हैं कि इतना सब होने के बाद भी न सिर्फ उनकी संख्या बढ़ रही है, अपितु वे उस स्थान को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। हर स्थान की अपनी विशेषताएं होती हैं। किसी भी स्थान के बारे में यह टिप्पणी करना कि दुर्गम होने के कारण उसे छोड़ दिया जाए, हम उचित नहीं समझते। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। स्पीति में बारिश एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें यात्रा के दौरान किए गए अनुभवों, यात्रा स्थल से जुड़ी विभिन्न जानकारियों का बारीकी से वर्णन किया गया है। आप भी अपनी किसी यात्रा का वर्णन लगभग 200 शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर विद्यार्थी स्वयं अपने विवेक से दें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। लेखक ने स्पीति की यात्रा लगभग 30 वर्ष पहले की थी। इन 30 वर्षों में क्या स्पीति में कुछ परिवर्तन आया है? जानें, सोचें और लिखें। इसका उत्तर भी विद्यार्थी स्वयं दें। अब हम बात करेंगे भाषा की बात। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, पाठ में से दिए गए अनुच्छेद में क्योंकि, और, बल्कि, जैसे ही, वैसे ही, मानो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे दोबारा लिखिए। लैंप की लो तेज की, खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, उसकी आड़ से देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थीं। इसका उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है, जैसे ही लैंप की लो
तेज की और खिड़की का एक पल्ला खोला, वैसे ही तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को मानो छीलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया और उसकी आड़ से देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं सका था, बल्कि सुन रहा था, क्योंकि अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका ऐसे आ रहा था जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थीं। इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से आपने लाहौल स्पीति के बारे में बहुत ही रोचक जानकारियां प्राप्त की। निश्चित रूप से आपके हृदय में वहाँ घूमने का भाव जागृत हुआ होगा। तो यदि व्यवस्था बैठे तो निश्चित रूप से आपको लाहौल स्पीति की यात्रा करनी चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन